साथियों नमस्कार। साथियों, आज का विषय हम लोग प्रोटेस्ट पिटीशन ले रहे हैं। प्रोटेस्ट पिटीशन उन स्थितियों में जब कोई थाने का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या वाहर साधक अधिकारी किसी एफआईआर में इन्वेस्टिगेशन करने के पश्चात, किसी कंप्लेंट की इन्वेस्टिगेशन करने के पश्चात अपनी रिपोर्ट ऐसे मजिस्ट्रेट को सौंपता है जो मजिस्ट्रेट उस रिपोर्ट पर प्रसंज्ञान लेकर और विचारण करने के लिए या ट्रायल चलाए जाने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है या माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किया गया है। दोस्तों, जब भी कभी कोई व्यक्ति प्रथम सूचना रिपोर्ट किसी थाने में दर्ज कराता है तो उस प्रथम सूचना रिपोर्ट के दर्ज होने के पश्चात उस पर बिना कोई विलंब किए इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ होता है और उस इन्वेस्टिगेशन का जो अंत है वो दो तरीके से होता है, या तो अंतिम रिपोर्ट के रूप में या आरोप पत्र के रूप में। आरोप पत्र का अर्थ है जो आरोप प्रथम सूचना रिपोर्ट में या शिकायत में लगाए गए हैं, जिसको 154 सीआरपीसी के अंतर्गत थाने में रजिस्टर किया गया है, उसमें लगाए गए आरोपों की सत्यता इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को समझ में आ रही है। उन आरोपों के सापेक्ष गवाह और साक्ष्य उपलब्ध हैं उनकी सूची के साथ, और ऐसे जो भी साक्ष्य हैं उन सबका संकलन करने के पश्चात मजिस्ट्रेट को पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। उसको पुलिस रिपोर्ट भी कहते हैं। दोस्तों, पुलिस रिपोर्ट का अर्थ मैं इसी वीडियो में बाद में बताऊंगा। पहले देखते हैं कि दोनों में डिफरेंट क्या है, अंतर क्या है। जब ऐसी कोई रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के समक्ष आती है जिसमें ट्रायल चलाए जाने के आधार पर्याप्त हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आरोप पत्र के रूप में लिखता है कि माननीय न्यायालय से प्रार्थना है कि सबूत तलब कर अभियुक्त गणों को दंडित करने की कृपा करें, तो उस स्थिति को हम आरोप पत्र कहते हैं, चार्जशीट उसको अंग्रेजी में कहते हैं। और जहां पर मुल्जिमान या अभियुक्त गण प्रपोज्ड एक्यूज जो हैं वो पुलिस से मिलकर के, चाहे उत्कोच दे करके, अनफेयर इन्वेस्टिगेशन करवा करके, या किसी अनुचित प्रभाव से या अन्य किसी व्यवस्था के अंतर्गत सही इन्वेस्टिगेशन नहीं होने देते हैं और मामले में अंतिम रिपोर्ट लगवा देते हैं। वो अंतिम रिपोर्ट न्यायालय में आती है, तो ऐसी अंतिम रिपोर्ट आने के बाद न्यायालय क्या करता है, क्या क्या कर सकता है, मजिस्ट्रेट को क्या अधिकार हैं, इन पर आज हम लोगों को चर्चा करनी है। दोस्तों, जब भी किसी कोर्ट में मजिस्ट्रेट के समक्ष किसी प्रथम सूचना रिपोर्ट के डिस्पोजल के बाद अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, उद्देश्य होता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का कोर्ट को ये बताना कि इस मामले में पर्याप्त साक्ष्य नहीं है, अर्थात अभियुक्त गण के विरुद्ध ट्रायल नहीं चलाया जा सकता। तो ऐसी दशा में मजिस्ट्रेट को 4 शक्तियां प्राप्त हैं। नंबर 1, या तो मजिस्ट्रेट चाहे तो उस अंतिम रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर ले, स्वीकार कर ले, वादी को मौका देने के पश्चात उस मुकदमे को जिसने एफआईआर लिखाई थी, शिकायतकर्ता को एक नोटिस भेज करके उसको सुन करके और उसको एक्सेप्ट कर ले कि ये अंतिम रिपोर्ट स्वीकार की जाती है, पर्याप्त आधार नहीं है। दूसरा विकल्प प्राप्त है मजिस्ट्रेट को, वो उसी मामले में चूँकि ये कह दे कि इसमें जो इन्वेस्टिगेशन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है, कुछ साक्ष्य संकलित करना छूट गए हैं, जिनको एज ए फर्दर इन्वेस्टिगेशन माने अग्रिम विवेचना करके कलेक्ट करके फिर न्यायालय में
दाखिल किया जाए। दोस्तों, तीसरा एक और अधिकार है सीआरपीसी की धारा 190(1)(a) के अंतर्गत। 190(1)(a) के अंतर्गत जब कॉग्निजेंस लेगा मजिस्ट्रेट, तो ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट सबसे पहले वादी मुकदमा की परीक्षा फिर न्यायालय में पुनः करवाएगा। माने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने जो अंतिम रिपोर्ट में 161 के बयान लिए हैं, उन बयानों से हट करके 200 सीआरपीसी के बयान उस कंप्लेनेंट के, शिकायतकर्ता के पुनः न्यायालय में दर्ज होंगे। 200 के बयान होने के बाद उनके जो भी बयानों के सपोर्ट में 202 के बयान अन्य साक्षीगणों के हो सकते हैं, वो दर्ज कराए जाएंगे। अन्य जो भी साक्ष्य और भी अगर कोई संकलन की आवश्यकता होगी तो उनको भी संकलित करा करके और 190(1)(a) के अंतर्गत एज ए कंप्लेंट केस कॉग्निजेंस ले सकता है और अभियुक्त गणों को तलब कर सकता है। चौथा एक और अधिकार प्राप्त है दोस्तों, सीआरपीसी की धारा 190(1)(b). 190 मुख्य धारा है, 1 उसका सबसेक्शन है और A उस सबसेक्शन का, B उस सबसेक्शन का सबसेक्शन है, अर्थात 190 सबसेक्शन A का सबसेक्शन B। इसके अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान लिया जाता है और आईओ द्वारा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर द्वारा जो अंतिम रिपोर्ट सौंपी गई है उसको पुलिस रिपोर्ट मानते हुए भी पर संज्ञान लिया जा सकता है। इसके लिए मजिस्ट्रेट सशक्त होता है। दोस्तों, हम जब भी प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल करते हैं तो उस प्रोटेस्ट पिटीशन में हमें सबसे पहली प्राइमरी डिमांड यही करनी चाहिए कोर्ट से कि सर, सेक्शन 190(1)(b) सीआरपीसी के अंतर्गत इस अंतिम रिपोर्ट को निरस्त करके पुलिस रिपोर्ट मानते हुए पुलिस रिपोर्ट पर ही प्रसंज्ञान ले लें और अभियुक्त गणों को तलब कर लें। क्योंकि पूरी इस पत्रावली में, चार्जशीट में जो अंतिम जो ये पुलिस रिपोर्ट आई है, इसमें वो सारे फैक्ट मटेरियल उपलब्ध हैं जिससे जो प्रपोज्ड एक्यूज्ड हैं उनके विरुद्ध ट्रायल चलाया जा सकता है। किंतु ऐसी स्थिति में जब ये 190(1)(b) की हम प्रेयर करते हैं तो सबसे पहले मजिस्ट्रेट ये देखता है कि क्या ट्रायल चलाए जाने के लिए उपयुक्त सामग्री है। दोस्तों, कॉग्निजेंस का अर्थ होता है ऐसी कंडीशन जिस कंडीशन में इतने साक्ष्य संकलित हो गए हों, जिनके प्राइमरी साक्ष्य संकलित हो गए हों, जिनके आधार पर किसी व्यक्ति के विरुद्ध विचारण किया जा सके। तो 190(1)(b), 190(1)(a) या उसको अंतिम रिपोर्ट को स्वीकार कर लेना या फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए ट्रांसफ़र कर देना। अब दोस्तों आते हैं कि जो हम प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल करेंगे उसकी हमारी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, उसको कैसे हम ड्राफ्ट करें। दोस्तों, हमने देखा है अधिकतर लोग जब प्रोटेस्ट पिटीशन ड्राफ्ट करते हैं तो उसी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को पार्टी बना देते हैं, उसी के खिलाफ लिखना चालू कर देते हैं और उसी को ज़्यादातर ये दिखाते हैं कि इनको भी, ये भी अपराधी हैं। जबकि हमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने जो जो केस डायरी में कमियां की हैं, केस डायरी पहले हम पढ़ें, सारे उसके पर्चे देखें कि किस स्तर तक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आरोप पत्र दाखिल करने की ओर बढ़ता रहा और किस स्तर से आरोप पत्र की ओर बढ़ने की बजाय वो अंतिम रिपोर्ट की ओर चला गया। भाई, जैसे ही कोई एफआईआर लिखी जाती है, एफआईआर 3 प्रतियों में लिखी जाती है। एक प्रति वादी मुकदमा को दी जाती है, माने कंप्लेनेंट को दे दी जाती है। एक प्रति उस थाने के ज्यूडिक्शन वाली कोर्ट को भेज दी जाती है
और एक प्रति उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को जो उसमें अपॉइंट किया गया है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, उसको दे दी जाती है। तो दोस्तों, जैसे ही एफआईआर प्राप्त होती है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बयान लेना प्रारंभ कर देता है। सबसे पहले वो उसी एफआईआर को अपनी केस डायरी में 161 के रूप में उतारता है। फिर चेक एफआईआर को उतारने के बाद उस एफआईआर लेखक के बयान लेता है जिसने एफआईआर लिखी है। फिर उस कंप्लेनेंट के बयान लेता है जो वादी मुकदमा है। फिर उसके सपोर्टिंग में और भी जो बयान जिनसे लेने चाहिए, प्राइमरी स्टेज तैयार करता है। इसके बाद आगे बढ़ता है। तो दोस्तों, हमें अपनी प्रोटेस्ट पिटीशन को ड्राफ्ट करते समय सबसे महत्वपूर्ण वस्तु यही है कि हम उसमें ये लिखें कि सबसे पहले तो उस कोर्ट का नाम लिखें जिस कोर्ट में आपका आरोप पत्र ये अंतिम रिपोर्ट दाखिल की है पुलिस ने, क्योंकि उसी कोर्ट में आप प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल करेंगे। कोर्ट का नाम लिखें, सारी धाराएं लिखें, जो व्यक्ति प्रोटेस्ट पिटीशन ला रहा है वो उसका नाम, उम्र, पिता का नाम, पूरा पता, बनाम जो उत्तर प्रदेश सरकार या जो भी अभियुक्तगण हैं उनके सबके नाम लिखें और चालू कर दें। तो प्रार्थना में जो हमारा मेन मेमो होगा पिटीशन का, उसमें सबसे पहले विवेचक की सारी कारगुजारी, किस पर्चे में क्या किया है और क्या करना चाहिए, ये लिखने के बाद अंत में जो आपको लगता है प्रेयर, या तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए लिखें या 190(1)(b) के अंतर्गत प्रसंज्ञान लिए जाने के लिए और मुलजिमानों को तलब किए जाने के लिए प्रेयर करें। दोस्तों, जब हम ये प्रेयर लेकर के कोर्ट में जाते हैं तो मजिस्ट्रेट वर्बली ही पूछ लेते हैं कि इसमें जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं उन्होंने क्या क्या कमियां की हैं, क्यों अंतिम रिपोर्ट लगा दी। तब आप बताइएगा कि इसमें अगर ये और कर लिया होता, जैसे मान लेते हैं आपने जो कंप्लेंट की थी उस कंप्लेंट में आपने लिखाया कि मुझे मोबाइल फ़ोन पर कोई व्यक्ति धमकी दे रहा है, फला डेट को इतने बजे कॉल आया था, और विवेचक महोदय ने आपके मोबाइल नंबर की CDR नहीं निकलवाई है, माने ये एक बहुत बड़ी कमी आपकी हो रही है और अंतिम रिपोर्ट कर दी है, तो आप कोर्ट को ये बता सकते हैं कि सर, इसमें अगर हमारे मोबाइल नंबर की CDR निकलवा ली जाए तो सारी बात सामने आ जाएगी। जो व्यक्तियों ने हमें फ़ोन किया है या पार्टिकुलर व्यक्ति जिसको आपने एक्यूज बनाया है, जिस पे एलिगेशन लगाया है, अगर उसके फ़ोन से आपके फ़ोन पर कोई कॉल आती है तो ये आपका एक मजबूत एविडेंस होगा। तो आप इस बात को अपनी पिटीशन में लिखिए। कभी कभी क्या होता है कि किसी व्यक्ति की डेथ हो गई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा है कि इसका बिसरा प्रिजर्व किया गया है। बिसरा प्रिजर्व होने में उसको विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने विधि विज्ञान प्रयोगशाला में बिसरा को नहीं भेजा है। ऐसी स्थिति में आप कोर्ट को बताइए कि बिसरा को थाने में ही सड़ा दिया गया और उसको कभी विधि विज्ञान प्रयोगशाला नहीं भेजा गया। अगर भेजा गया है तो वो केस डायरी में एंट्री होगा, जर्नल डायरी में भी लिखा जाता है कौन व्यक्ति थाने से उस बिसरा के जो पार्ट जितने हैं उनको लेकर के विधि विज्ञान प्रयोगशाला गया है, उसका मेमो बनता है और उसका आने जाने का बाकायदे पर्चा कटता है, जाके लौटा है। इसके बाद वहाँ एक डेट मिलती है कितने दिन बाद ले जाइए, तो उतने दिन बाद फिर उसको फिर किसी को भेजा जाता है वहाँ से लाने के लिए। वो रिपोर्ट सबमिट होती है तो वो फिर GD में शामिल की जाती है, जर्नल डायरी में लिखा जाएगा और आपकी केस डायरी में भी लिखा जाता है। तो दोस्तों, सारी कमियां लिखने के बाद आप विथ एफिडेविट कोर्ट में प्रेजेंट करिए और अपने आर्गूमेंट करिए। 95% केसेस में 190(1)(b) के अंतर्गत उसी अंतिम रिपोर्ट को
पुलिस रिपोर्ट मानते हुए सीधे सीधे कॉग्निजेंस कोर्ट ले लेती है और मुलजिमानों को उनके खिलाफ वारंट जारी कर देती है, तलब कर लेती है। अब दोस्तों एक बहुत बड़ा प्रश्न जिसकी चर्चा शुरू में ही कर दी थी, पुलिस रिपोर्ट क्या है? पुलिस रिपोर्ट का अर्थ देखो, जब कभी 156(3) का कोई प्रार्थना पत्र दाखिल किया जाता है तब भी थाने से एक रिपोर्ट आती है, क्या उसको भी हम पुलिस रिपोर्ट की कैटेगरी में रखेंगे? नहीं। जब कभी कोई एनसीआर दर्ज होती है थाने में और उस एनसीआर पर कोर्ट के आदेश से इन्वेस्टिगेशन होता है और उस इन्वेस्टिगेशन के पश्चात किसी नॉन कॉग्निजेंस असंज्ञेय अपराध में ही कोई रिपोर्ट सबमिट होती है कोर्ट में, उसको भी हम पुलिस रिपोर्ट नहीं कहते हैं। या 202 सीआरपीसी के अंतर्गत कोई जांच पुलिस करके सबमिट करती है कोर्ट में, वो भी पुलिस रिपोर्ट नहीं होती है। पुलिस रिपोर्ट वह प्रपत्र हैं या वह रिपोर्ट है जिस रिपोर्ट को प्राप्त करके न्यायालय उसी रिपोर्ट के आधार पर ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध जिनका उसमें विवरण दिया गया है विचारण कर सकता है, माने ट्रायल शुरू कर सकता है। तो जिस रिपोर्ट से ट्रायल का प्रारंभ हो जाए, चार्ज फ्रेम हो जाए, उस रिपोर्ट को ही हम पुलिस रिपोर्ट कहते हैं। अन्य कोई रिपोर्ट पुलिस रिपोर्ट नहीं होती। तो आपकी जो अंतिम रिपोर्ट है उसी अंतिम रिपोर्ट को पुलिस रिपोर्ट मानते हुए और उस पर अगर कॉग्निजेंस लिया जाता है तो वो 190(1)(b) में एफआईआर आने के बाद भी लिया जाता है और लिया जा सकता है। विष्णु कुमार तिवारी के केस में हानेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही 4 पॉइंट फाइंड आउट किए हैं और उनका बाकायदे उद्धरण किया है कि अंतिम रिपोर्ट जब न्यायालय में किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश की जाती है, पुलिस पेश करती है, तो न्यायालय के पास 4 चीज़ें हैं, 4 शक्तियां हैं, वो 4 में से कोई एक चूज कर सकते हैं, चुनते हैं। अब ये प्रत्येक मैटर पर अलग अलग निर्भर करता है। आप अपनी केस डायरी को किसी अच्छे अधिवक्ता से चर्चा करके, दिखा करके, उसका कंक्लूजन निकलवा करके आगे प्रोसीड करा सकते हैं, या स्वयं भी देख सकते हैं कि आपके पूरे प्रकरण में क्या क्या तथ्य छूट गए हैं, क्या चीज़ आनी चाहिए, क्या नहीं आ पाई हैं। पता चला कि आपने तो 161 में बयान कुछ और दिया था और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने कुछ और लिखा है, तो आप कह सकते हैं कि मैं अपनी सूची गवाहन भी उसी प्रोटेस्ट पिटीशन के साथ ही दे सकते हैं। तो उसमें 190(1)(a) के अंतर्गत आपके 202 के बयान वहाँ दर्ज होने के बाद कॉग्निजेंस ले लेंगे, वो भी एज ए स्टेट केस बाद में प्रोसीड होता है। तो दोस्तों आज का वीडियो इसी विषय पर था। इस विषय पर अगर हमारे किसी मित्र को, किसी और व्यक्ति को जो जानना चाहता है, कोई विशेष चीज़ पूछनी है, तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके भेजें। मैं प्रयास करूंगा कि आपको उस बात का जवाब दूं। और अपने दोस्तों से ये कहना चाहता हूं कि आप अपने मित्रों को, अपने जानने पहचानने वालों को अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये जानकारी पहुँचे कि हम किस तरह से पुलिस की अंतिम रिपोर्ट लगाने के बाद भी उस मामले को स्टेट केस के रूप में चला सकते हैं, फर्दर इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं। आपने शिकायत की है, जिस व्यक्ति के विरुद्ध शिकायत की है, अगर वो दोषी है, उसने वास्तव में अपराध किया है, तो उसको सज़ा दिलवाना ही आपका अंतिम कर्तव्य है। दोस्तों इसमें जो भी आप लोगों में किसी को लगता हो कि इस विषय पर और कोई बात हमें जाननी है या कुछ विचार विमर्श करने हैं, तो हमें ज़रूर लिखें और मैं प्रयास करूंगा कि आपको आपकी बात का सम्यक जवाब जल्दी से जल्दी दे सकूं। नमस्कार।